आइए बेटा अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आप देखिएगा जर्नल एंट्रीज हमें पास करनी है। दो पार्टनर्स है इसमें भी, ए और बी, और ये जर्नल एंट्रीज डिसोल्यूशन के टाइम पे हो रही है जिस टाइम हमने एसेट्स लायबिलिटी को ट्रांसफ़र कर चुके हैं। बस ये कुछ लायबिलिटीज़ है जिनको पेमेंट करनी है। जैसे अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज क्वेश्चन में खुद ही लिखा है कि भाई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ है जिसको हम लोग पेमेंट करेंगे। आपको पता होगा कि अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ वो लायबिलिटीज़ होती हैं जो बुक्स में पहले से नहीं होती है। देयर वॉज ए कंटिजेंट लाइबिलिटी। कंटिजेंट लाइबिलिटी ये वर्ड आपका थोड़ा सा सोचने पे मजबूर करता है। जैसे लाइबिलिटी के बारे में तो आपको पता है लाइबिलिटी क्या होता है। कंटिजेंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी है जब आपके ख्यालों में वो लाइबिलिटी पॉसिबल है कि फ्यूचर में आ सकती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि भाई आपने एक मोबाइल बेच दिया किसी को और ये बोला कि भाई देखिए आप ये ले जाइए और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे पास आइएगा, हम इसे रिपेयर करके आपको देंगे, जैसे वारंटी वगैरह में होता है। तो आपने ये बैठे बैठे सोचा कि भाई मान लीजिए हमने 10 को बेचा है तो 2 लोग तो वापस आएंगे, पॉसिबल है। तो एक तरीके का फ्यूचर में वो आपके लिए लाइबिलिटी हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है कि है या नहीं है। एक तो ये एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कंटिजेंट लाइबिलिटी का एक एग्जांपल के तौर पे कि मान लीजिए कोई आपने कोई चलते फिरते, एक आम जिंदगी की बात करूँ कि आप चलते फिरते ऐसे कोई कुछ ईट वीट फेंक रहे थे, किसी शीशे पे जाके लग गया और वो टूट गया। और आपने कभी देखा होगा, आपको ऐसा लगा होगा कि यार उन्होंने तो देखा नहीं, चलते हैं घर। आप घर आते हैं लेकिन आपको लगता है कि यार शायद वो मेरे घर आ जाए, उसने आके बता दे, किसी ने देख लिया हो तो मुझे पैसे देने पड़ सकते हैं। उसको भी आप कंटिजेंट लायबिलिटी की सिचुएशन में ले लीजिए, जब आप ख्यालों में बना के रखिए कि पॉसिबल है कि ऐसा सिचुएशन आ जाए। अब अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ऐसा कब होता है, तो देखिए आगे बताता हूँ मैं आपको। देयर वाज अ कंटिजेंट लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्स डिस्काउंटेड। जब हम किसी बिल को डिस्काउंट करवा लेते हैं, बिल डिस्काउंट का मतलब है कि जहाँ पे आपको बिल रिसीव हुआ था और आपने बैंक से डिस्काउंट करवा लिया, तो हमें ऐसा लगता है कि अगर बैंक को पैसे नहीं मिलेंगे तो बैंकर जो है हमारे अकाउंट में से डिडक्ट कर सकता है, मुझे बैंक को पैसे देने पड़ सकते हैं, उसे हम लोग कंटिजेंट लायबिलिटी कहते हैं। मैं आपको क्वेश्चन के दौरान भी एक बार समझा दूँगा। तो एक कंटिजेंट लायबिलिटी 18,500 रुपये का था। हमें लग रहा था कि अगर उस बैंक को पैसे नहीं मिले तो 18,000 रुपये 18,500 हमें अपने पॉकेट से देना पड़ सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। एन एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ 2,500 बिकम इंसॉल्वेंट। टोटल 18,500 के ऐसे हमने माइंड में बैठा रखा था कि भाई हमें लाइबिलिटी इन फ्यूचर में अराइज हो सकती है, लेकिन उनमें से सिर्फ 2,500 ही ऐसे लोग हैं जो बिकम इंसॉल्वेंट, जो बर्बाद हो गए और वो पैसा बैंक को नहीं दे पाए। अब ये 2,500 मुझे बैंक को पे करना पड़ेगा, फर्म को बैंक को पे करना पड़ेगा। 50 पैसे इन रुपी वॉज रिकवर्ड। जिसके पास 2,500 था उससे सिर्फ 2,500 का 50% कंपनी को रिकवर हुआ है। द लाइबिलिटी ऑफ द फर्म ऑन अकाउंट ऑफ दिस बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड नॉट सो फार हैज़ बीन रिकॉर्डेड। इसकी कोई जनरल एंट्री अब तक करी नहीं गई थी। मैं आपको बताता हूँ, इससे पहले भी ये क्वेश्चन मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चन पीछे के में है, मैं करवा चुका हूँ। फिर से मैं आपको एक बार इसको समझाता हूँ। देखिए बेटा, यहाँ पे आप मान लीजिए कि एक डेटर है और यहाँ पे ये आप फर्म है और ये आपका बैंक है। डेटर्स वो होते हैं जिन पे हमारे पैसे बाकी होते हैं। तो इन्होंने आपको एक बिल दे दिया। बिल रिसीवेबल हमेशा कुछ टाइम ड्यूरेशन के साथ होता है, 2 महीने 3 महीने का कुछ ड्यूरेशन मान लीजिए। तो आपने क्या करा, ये डेटर्स एक दो नहीं थे, कई सारे लोगों से ये बिल मिले थे, कई सारे लोगों से मिले थे बिल आपको। तो आपने क्या करा, उस बिल को, आपको सख्त पैसे की ज़रूरत थी तो आपने बैंक में गए, वो बिल आपने इसको सबमिट करा और बैंक से पैसे मांग लिए बिफोर मैच्योरिटी। मैच्योरिटी से पहले बैंक ने आपको हेल्प के तौर पे पैसे दे दिए। अब बैंक को कहाँ से पैसे मिलेंगे, बैंक को डेटर से मिलेंगे बेटा, लेकिन कब मिलेगा, ऑन मैच्योरिटी, जिसमें अभी वक्त है। तो जैसे ही आपको पैसा मिलता है आप ये सोच में बैठते हैं कि यार बैंक से तो मैंने ले लिया, अगर डेटर ने बैंक को पैसे नहीं दिए तो बैंक हमसे वापस से पैसे मांग सकता है। ऐसा सोच रहे हैं, इसका मतलब ये कंटिजेंट लायबिलिटी है। और प्रॉब्लम क्या हुई कि जो डेट आपके पास टोटल बिल आया था ना, मैं आपको दिखाऊं, टोटल जो बिल आया था बेटा वो था 18,500 रुपये का। और ये एक दो नहीं थे, कई सारे बिल रहे होंगे, 18,500 के बिल थे टोटल।
जिसमें से जो कैंसिल होता है मैच्योरिटी पे जाके डिसऑनर हो जाता है, जिसके पैसे नहीं मिलते हैं, वो है बेटा 2500। तो ये 2500 जो है ना, आपने वैसे सोच तो रखा था 18500 भी पॉसिबल है कि कैंसिल हो जाए, लेकिन कैंसिल कितना हुआ, सिर्फ 2500। अब बैंक आपसे 2500 मांग रहा है, ठीक है जी। तो आपसे बैंक मांग रहा है, आप जाके अपने डेटर से पैसे मांगेंगे। तो इसमें दो सिचुएशन होती है जब बिल डिसऑनर होता है। तो एक ये होता है कि हमें बैंक को पे करना पड़ता है, दूसरा ये होता है कि हमें डेटर से पैसे रिसीव करने पड़ते हैं। तो इसमें हम जर्नल एंट्री अगर करेंगे तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारे पास पैसा आया, ठीक है। किससे आया, अपने डेटर से हमने पैसे मांगे हैं। तो डेटर हमारे लिए एसेट से, बेटा अगर डेटर से पैसे आते हैं तो आप उसे एसेट्स ट्रीट कर सकते हैं। एसेट से जब भी पैसे आएंगे तो रिलेशन अकाउंट इनकम है आपके लिए, उसमें लिखेंगे आप। लेकिन आपके पास सिर्फ 2500 का 50% आया, इसका मतलब 1250 रुपये आपके पास आए हैं। ये आपके पास आया है अपने कस्टमर से, लेकिन बैंक को आपको पूरे देने पड़ रहे हैं। तो ये आपके लिए नुकसान है, आपको लायबिलिटी पे करनी पड़ रही है एक तरीके से, जो आपने सोच रखा था। तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, और यहाँ पे आपको पूरा 2500 पे करना पड़ रहा है। पता है, ये एंट्री को आप चाहे तो पहले लिख ले, इसको आप पहले लिख सकते हैं, इसको बाद में लिख सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप ये समझ लीजिए कि भाई आपने क्या करा, आपका बिल जो है वो कैंसिल हो गया। आप थोड़ा बहुत बिल ऑफ एक्सचेंज जानते होंगे तो अच्छी बात है, वरना तो आप यहाँ समझ लीजिए कि हमें किसी डेटर से बिल मिला, आप चेक भी समझ सकते हैं। वो टोटल कई सारे मिला के 18,500 हो गए। मैंने बैंक से जाके डिस्काउंट करवा लिया, बैंक ने हमें वक्त से पहले पैसे भी दे दिए, लेकिन जब मैच्योरिटी का टाइम आया तो बेचारे बैंक को ही पैसे नहीं मिले। तो बैंक वाला हमसे वापस से पैसे मांग रहा है, तो हमें बैंक को पे करना पड़ेगा। मेरे अकाउंट से बैंक ने डिडक्ट कर लिया टू बैंक करके, और रिलेशन अकाउंट डेबिट हो गया, और मैंने कस्टमर से मांग लिया। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर ये जो 18,500 था उसका क्या हुआ। बेटा 18,500 ये ख्याली पुलाव था कि पॉसिबल है कि इतने का लॉस हो जाए फ्यूचर में, हुआ नहीं है। ऐसा पॉसिबल था, हमें ऐसा लग रहा था कि इतने का लॉस हो सकता है, ऐसा हुआ नहीं। हुआ कितने का, कितना हमें पे करना पड़ गया, 2500। उसमें से भी 1,250 रुपीज़ जो है कि मैंने रिकवर कर लिया। समझ में आई बात। तो ये ए पॉइंट था हमारा। अब आइए बेटा बी पॉइंट पे हम लोग आते हैं कि बी में ऐसा क्या लिखा हुआ है। चलिए ये देखिए, बी में लिखा हुआ देयर वाज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी। यहाँ भी एक और कंटिंजेंट लायबिलिटी, फिर से आप समझ लीजिए कि ये हमारी एक तरीके से ख्याली पुलाव है जो फ्यूचर में पॉसिबल है कि ये पक जाए। इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लेम फॉर डैमेजेस। अब वही मैं कह रहा था कि भाई आपसे कोई नुकसान हो गया, आपको लग रहा है कि उस नुकसान पे 75,000 का क्लेम कर सकता है, या मान लीजिए आप ऐसे कि किसी ने केस कर दिया, उस पर हमारा केस चल रहा है और उसने 75,000 का क्लेम कर रखा है। तो एज अ प्रूडेंस कॉन्सेप्ट हमने सोचा यार फ्यूचर में हो सकता है, पॉसिबल है कि 75,000 मुझे देना पड़ जाए। इसे कंटिजेंट लायबिलिटी हमने कहा। तो एक कंटिजेंट लायबिलिटी 75,000 का हमने अपने माइंड बैकअप कर रखा था कि उतना पे करना पड़ सकता है। सच लायबिलिटी वो सेटल, जब हम उसके साथ बैठे तो वो लायबिलिटी हमारी कितने में सेटल हो गई बेटा, 50,000 में। देखिए बेटा, लायबिलिटी आपकी कंटिजेंट हो, करंट लायबिलिटी हो, नॉन करंट लायबिलिटी हो, लायबिलिटी कोई सी भी है, अगर आपको पे करनी पड़ रही है, किसी भी सिचुएशन में पे करनी पड़ रही है, पूरी पे करनी पड़ रही है, हाफ पे करनी पड़ रही है, तो वो बेटा नुकसान की तरह ही ट्रीट करें। आप उसे रिलेशन अकाउंट को डेबिट हमेशा करेंगे, लायबिलिटी कोई सी भी पे करनी पड़े। तो यहाँ पे जो लायबिलिटी है 50,000 में सेटल होता है, 75 की जगह 50,000। तो ये हमारे माइंड में था, लेकिन एक्चुअल में जो पे करने की ज़रूरत पड़ रही है वो 50,000। ये हमारे लिए नुकसान हो गया। समझ में आई बात, ये हमारे लिए नुकसान है। तो मैं यहाँ पे एक लाइन आपके सामने लिख देता हूँ कि भाई नुकसान हमेशा हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। हम लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। अब सवाल है कि सर क्या हमने अपने पॉकेट से पे करा, क्या फर्म के बैंक अकाउंट से पेमेंट हुआ? तो नहीं बेटा, फर्म के बैंक अकाउंट से पेमेंट नहीं हुआ है। आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो फर्म के बैंक अकाउंट से पेमेंट नहीं हो रहा है, यहाँ लिखा हुआ पेड बाय पार्टनर। पार्टनर ने पे किया। बेटा पार्टनर अगर पे भी करता है तो पार्टनर, मैंने आपको बताया था कि वो हमारा कोई रिलेटिव नहीं होता, उसको पैसे हमसे चाहिए होता है। पेड बाय पार्टनर,
ठीक है, तो हम यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख देंगे। समझ में आ रही बात? हम क्या लिख देंगे बेटा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर पार्टनर का नेम गिवन होता तो हम नेम लिखेंगे, जैसे कि ए लिखा हुआ है तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एज कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? एज कैपिटल अकाउंट, और ये वैल्यू लिखने वाले हैं हम लोग 50,000। ए बी एंड सी। तो ये दो चीज़ें हो गई हमारी, दो जर्नल बता दिया मैंने आपको। अब चलते हैं हम लोग थर्ड की तरफ। आइए साहब, थर्ड में देखिए लिखा हुआ फिर से एक मिनट। थर्ड में फर्म विल हैव टू पे 10,000 एज अ कंपनसेशन टू इंजर्ड एम्प्लॉय। एक इंजर्ड एम्प्लॉय है जिसको लग रहा है कि हमें 10,000 रुपये तक देना पड़ सकता है। हो सकता है उसने हमारे ऊपर क्लेम करा हो सकता है केस कर रखा हो। विच वॉज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी नॉट एक्सेप्टेड बाई द फर्म। अब ये जो फर्म ने ना एक सॉरी एक मिनट, कंपनसेशन जो है हमने इसे कंपनसेशन एम्प्लॉय कंपनसेशन है बेटा, ठीक है जी बच्चे। तो मैं क्या कह रहा था कि देखिए ये फर्म जो है ना एक 10,000 का कंपनसेशन एम्प्लॉय को दे रही है, इंजर्ड एम्प्लॉय को, और ये कंटिंजेंट लायबिलिटी है। मतलब मान लीजिए ये कि इससे पहले उसने हमारे ऊपर क्लेम किया होगा कि भाई साहब आपके फैक्ट्री में हमें नुकसान हुआ है, हमें चोट लग गई है, आप हमें पेमेंट कीजिए, और हमने नहीं दिया। हमें लगा कि चलो देखते हैं फ्यूचर में अगर वो केस जीतता है तो दे देंगे, और ऐसा हुआ होगा कि जीत गया है वो, और हमें 10,000 रुपये उसको देने पड़ रहे हैं। फिर से वही बात बेटा, लायबिलिटी है, पे कर रहे हैं आप, रियलाइजेशन एक्सपेंस है, ये बिजनेस का खर्चा है, तो रिलेशन अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, क्योंकि नुकसान हमेशा डेबिट होते हैं। अच्छा सर, तो हम लोग इसको डेबिट करेंगे। बिल्कुल बच्चे, हम लोग लिखेंगे सी पॉइंट, मैं आपको एक मिनट जी जी, तो हम लिखने वाले हैं रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ लिखेंगे जी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि हम पे कर रहे हैं तो कैश या स्लैश में हम लिखेंगे बैंक अकाउंट, और वैल्यू कितनी है 10,000। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी का खौफ आपके दिमाग से ख़त्म हो जाना चाहिए। कंटिंजेंट लायबिलिटी कुछ नहीं है, एक ऐसी लायबिलिटी जो हमने सोचा है कि पॉसिबल है कि हमें पे करनी पड़ जाए, और इसको बुक्स में नहीं लिखते हम लोग। कंटिंजेंट लायबिलिटी को हम लोग नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाते हैं, तो जनरली बुक्स में नहीं होती है, और अगर बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी आपको दिख रही है तब हम लोग बुक्स में भी दिखा देते हैं। चलिए, तो यहाँ तक आपको 3 जर्नल एंट्रीज मैंने आपको 3 ट्रांजेक्शन्स इसके बता दिए। अब आते हैं बेटा फोर्थ के ट्रांजेक्शन्स पे, डी जिसे कहेंगे। ₹5,000 फॉर डैमेजेस क्लेम बाई ए कस्टमर। ठीक है, एक कस्टमर ने भी कुछ डैमेज के लिए क्लेम कर रखा है, और उस पर डिस्प्यूट चल रहा था फर्म से, मतलब वही केस चल रहा होगा कोर्ट वगैरह में 5,000 रुपये का। इट वॉज सेटल्ड एट 75% कंप्रोमाइज बिटवीन द कस्टमर एंड द फर्म। अब हमारे बीच में सेटलमेंट ये हुआ कि हमें सिर्फ 70% देना है। तो फिर से वही बात कि लायबिलिटी आप पे तो कर रहे हैं ना, आपका नुकसान तो हो ही रहा है ना, आपका ऐसा तो नहीं कि नुकसान नहीं हो रहा है, तो नुकसान तो हो रहा है, और नुकसान होगा तो फिर से क्या करेंगे बेटा हम लोग, समझ गए? फिर से हम लोग करेंगे सर रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट। तो इन सारे सिचुएशन में आप ध्यान से देखेंगे तो नुकसान हो रहा है सभी में, तो नुकसान होगा तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और कैश और बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा बेटा, क्रेडिट हो जाएगा। तो टोटल वैल्यू एक बार आप देख लीजिए कि टोटल वैल्यू जो है बेटा वो 5,000 का 75% है, तो 5 का 75% होता है 3,500, तो 3,500 यहाँ पे आएगा। क्लियर है जी, समझ में आई बात? चलिए जी, तो ये हमने कर लिए जी, इसमें 4 ट्रांजैक्शन थे, चारों हमने कंप्लीट कर लिए। बहुत छोटे छोटे एग्जांपल्स अपने और नरेशन लिखने हैं। जैसे यहाँ पे कंटिंजेंट लायबिलिटी है तो आप लिख देंगे कि 2 सिचुएशन थी, पहले में आपको पे करना पड़ रहा था ऑन बिल डिसऑनर्ड पे, दूसरे में आपको कस्टमर से पैसे मिल रहे थे ए वाले सिचुएशन में। तो 2 एंट्रीज हम लोगों ने यहाँ पे करी थी। हमें पैसे जो मिल रहे थे वो बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलेशन कर दिया था, अमाउंट रिसीव फ्रॉम डेटर्स ऐसे लिख सकते हैं, और इसमें हम पे कर रहे हैं लायबिलिटी को, तो लायबिलिटी डिस्चार्ज करके रिलेशन टू बैंक अकाउंट। तो बहुत छोटा सा नरेशन लिखना है। आप बीइंग का इस्तेमाल करना चाहें बीइंग कर ले, नहीं करना चाहते तो मत करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। सेकंड सिचुएशन में एक लायबिलिटी जो थी हमारी सेटल हुई थी
और वो लाइबिलिटी पार्टनर ने पे करी, तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू ईज कैपिटल हम लोगों ने लिखा। थर्ड वाले में हमारे पास क्या था, रिलेशंस की जो लाइबिलिटी थी वो हमने खुद पे करी, तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक यहाँ पे भी। और फोर्थ में भी हमने खुद पे करी थी 70%, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। तो ये फॉर्मेट के हिसाब से जब आप करेंगे तो इस तरीके से करेंगे, मैंने आपको समझाने में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लिया। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब ज़रा।